किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं सुखविंदर सिंह CPRI से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुगनी CPRI जलंधर से। डॉक्टर सुगनी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले मेरा ख्याल लगभग 2 महीनों से लगातार आपके जो जलंधर फार्म पे जहाँ पे आप ब्रीडर सीड पैदा करती हैं उसमें क्या क्या आप लोग करते हैं वो किसान भाइयों से शेयर कर रहे हैं, और मकसद इसका ये है कि वो भी धीरे धीरे सीख सकें कि वो कैसे अच्छा बीज खुद पैदा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज लगभग इनकी जो बिजाई है वो 25 दिन हो गए हैं उसको बिजाई को किए हुए, क्योंकि 17 अक्टूबर को शायद पिछली बार जो हम वीडियो में दिखाया था 17 अक्टूबर वाली दिखाई थी, और आज लगभग 25-26 दिन की बात हो गई है। और अब पिछला जो भी आपने किया था, इन्होंने जो भी किया फसल में, वो पिछली वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सुगनी कि अब जब आपकी फसल 25-26 दिन की है तो आप क्या कर रही हैं खेतों में अपनी ब्रीडर सीड वाली फसल में? जी सर, हम ज़रूर बताएंगे सर। हम क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें वाइट फ्लाई बहुत एक्टिव है। जैसे ही पौधा निकलता है तो हमने घूम के देखा तो पता चल गया कि वाइट फ्लाई तो है एक्टिव। तो हमने सबसे पहले इमीडा का स्प्रे कर सकते किसान। हमने यहाँ पे पाइमेट्रोजिन का स्प्रे किया है। पाइमेट्रोजिन 50 WG ग्रेन्युलर फॉर्म में आती है। तो हमने मतलब फिर मैं, क्योंकि जो भी आप बताती हैं तो मुझे ये थोड़ा अंग्रेज़ी में बता देती, मैं पूरा हिंदी में, कि आपकी जैसे फसल निकली, जब आपके 50-60% पौधे निकले थे, तो क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद मक्खी है जो कि वायरस का, विषाणु रोग का फैलाव करती है, तो उससे बचने के लिए आपने जैसे ही वो आलू के पौधे निकले और 50-60% तो आपने पाइमेट्रोजिन, है ना? हाँ जी, उसको घोल के डालते हैं। घोल के कितने पानी में डालते हैं? 6 ग्राम 10 लीटर में पड़ती है। तो पाइमेट्रोजिन जो है 6 ग्राम 10 लीटर पानी में, अगर इमीडा 17.8 करनी हो तो 4 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में। हाँ जी। उसका आपने स्प्रे कर दिया था ताकि विषाणु रोग ना फैल पाए जो कि सफ़ेद मक्खी की वजह से फैलता है। ये काम करने के बाद आज एक आधा दिन आगे पीछे आपका क्या चल रहा है? सर, जो बिजाई के 22 से 25 दिन में हमारा जो है वो यूरिया की दूसरी डोज देने का टाइम आ गया, साथ ही जो मिट्टी चढ़ाने और गुड़ाई का काम का टाइम है। तो हम सबसे पहले सर यहाँ पे गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई हम त्रिफाली से करते हैं, उसी के साथ यूरिया की जो सेकंड डोज है हम वो डालते हैं सर। त्रिफाली का मतलब वो किसान भाइयों, त्रिफाली यहाँ बोलते हैं जो वो 3 हल जो 2 गूल के बीच में चलते हैं, जिससे गुड़ाई हो जाती है, निराई गुड़ाई हो जाती है, और साथ के साथ ही उसी मशीन से आप यूरिया डाल देते हैं। हाँ जी सर। और ये उस समय होता है जब खेत में अच्छी ठीक ठाक नमी है, खेत सूखा नहीं है पूरा, है ना? और इसका फ़ायदा क्या है त्रिफाली से, मतलब गुड़ाई करने का? सर, एक तो जो कोई थोड़ी बहुत घास फूस होती है वो निकल जाती है, साथ में ही आपका यूरिया डल जाता है, और थोड़ा सा एरिएशन भी मतलब हो जाता है उसमें हवादार माहौल बन जाता है। और जो यूरिया डालते हैं वो भी जड़ के पास डल जाती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। अगर बिना गुड़ाई के करते हैं तो यूरिया फिर कई बार जो गूल से नीचे की तरफ उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे कि जड़ बहुत दूर है पौधे की, आलू के पौधे की। सर, तो वैसे यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में यहाँ भी आलू की खेती होती है। बहुत कम जगह पे मिट्टी चढ़ाने का रिवाज है, और पंजाब में जो सीड बेल्ट है जलंधर और कपूरथला की, यहाँ तो इस तरह 25-30 दिन पे निराई गुड़ाई करके ट्रैक्टर से और साथ के साथ यूरिया देके और दोबारा मिट्टी चढ़ाने का काम यहाँ तो किया जाता है, लेकिन बाकी जगह बहुत कम है ये काम होता। और आपने गुड़ाई कर दी त्रिफाली से और यूरिया डाल दी, और फिर अगला काम हो गया मिट्टी चढ़ाना। तो अच्छा, मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिट्टी चढ़ाने और यूरिया डालने का, त्रिफाली चलने और रिजर से मिट्टी चढ़ाने का, उसमें कितने घंटों का गैप आप रखते हैं? वो सर हम 3-4 घंटे का गैप रखते हैं, ताकि कोई घास फूस होगी तो वो भी सूख जाएगी और उस टाइम में हवा भी लग जाएगी। ठीक है। और एक सर यूरिया कितनी डालते हैं हम? अच्छा, यूरिया, क्योंकि हमारी यहाँ बीज की फसल है, तो बीज की फसल में हम
78 किलो मतलब 80 किलो मानो आप, 80 किलो 1 एकड़ में पड़ता है। और जो 1 हेक्टेयर की बात करें तो वो 200 किलो मतलब 2 क्विंटल के करीब यूरिया हमारा यहाँ पे डलता है सीड की फसल में से। चलो भाइयों, आपने को मैडम ने प्रति एकड़ जो कि 4000 स्क्वायर मीटर होता है, और या प्रति हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, उसका मैडम ने बता दिया है। हेक्टेयर में 200 किलो और एकड़ में लगभग 80 किलो। और आपका अगर बीघा छोटा बड़ा है तो आप उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा मैडम, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, विज्ञानी हो, आपके तो वो मिट्टी टेस्ट करते हो पहले, फिर हमारे डॉक्टर तिरहान साहब थे मिट्टी टेस्ट करके बताएंगे इतनी कमी है, इतना डालना है। आप लोग तो चलो बढ़िया है, लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं। हमारे गांव में पता क्या होता है, हमारे गांव में कुछ नहीं देखा जाता कि फसल को क्या चाहिए। वो देखते हैं पड़ोसी ने अगर 2 कट्टे डाले यूरिया के तो वो 2.5 कर देंगे, पड़ोसी ने 2.5 डाल दिए वो 3 कर देंगे, और पड़ोसी ने 3 कर दिए तो हो सकता है 4 कर दें। तो किसान भाइयों, मैं जो भी भाई बड़ा सूझ समझ के चलते हैं, सिफारिशों के हिसाब से चलते हैं, वो ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जो लोग इस तरह से देखा देखी करते हैं ना, मेरी उनसे हाथ जोड़ के बेनती है कि जो मिट्टी में उतना ही हम लोग फर्टिलाइज़र खाद डालें जितनी ज़रूरत है। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको फालतू डालते जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा, और एक तो ये जो खादें हैं महंगी भी हैं, दूसरा ये मिट्टी को अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालें तो ये ख़राब भी करती हैं। जी सर। तो आप लोग तो मैंने देखा कि बिल्कुल ऐसे नाप तोल के डालते हो। अच्छा दूसरी बात ये बताइए मुझे कि जैसे जो हमारे सुनने वाले हैं, इसमें बहुत से लोग राशन की खेती करते हैं जिसमें प्रति एकड़ 250-300 कट्टे की पैदावार लेते हैं। कुछ लोग करते हैं फैक्ट्री के लिए, जो जैसे चिप्सोना 1-3 वगैरह, जहाँ LR जो दूसरी वैरायटीज़ करते हैं, तो इनका तो खाद की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि राशन की पैदावार ज़्यादा होगी, ज़्यादा दिनों तक भी चलती है। जो आप लोग हैं, आप तो करते हैं यहाँ पे बीज का काम। जो किसान भी मान लो अब, क्योंकि ये लोग भी सीखने लगे हैं, किसान भी, वो भी बीज की और खाने वाले आलू की खेती अलग करने लगे हैं, जो लोग अच्छे किसान हैं। अब जो बीज वाली जो खेती है उसमें तो हमने किसी भी हालत में 200 कट्टे से ऊपर तो, या 100 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर तो पैदावार ही नहीं लेनी, क्योंकि 100 क्विंटल के जैसे ही ऊपर जाते हैं ओवर साइज हो जाता है, वो बीज में इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। तो पैदावार ही इतनी कम लेनी है, वहाँ तो फालतू खाद देने का मतलब ही कोई नहीं है ना। आप ये भी बताइए कि भाई जो खाद जो है, खाद तो पैदावार के हिसाब से देनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आपने सही कहा सर। और स्पेशली जो नाइट्रोजन यूरिया की जो बात करते हैं हम, तो यूरिया तो वैसे ही हमें मतलब, क्योंकि ये हमने जो हमारी फसल है बीज की, वो ही 70 से 80 दिन की है, हमने ज़्यादा लंबी लेके जानी लंबी है ही नहीं फसलें, और जबकि राशन वाली 100+ दिन जाती है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी बात, अगर हम यूरिया मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं तो वो पौधा मतलब लास्ट तक भी ऐसे बिल्कुल हरा भरा रहेगा। उसमें बीमारी वाले जो पौधे हैं, वायरस वाले, उनको पहचानना भी मुश्किल होगा, मास्किंग हो जाएगी, क्योंकि वो जो जिसमें वायरस होगा उसको भी अगर फुल नाइट्रोजन मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा खाद मिला हुआ है, तो हरा भरा रहेगा, हमें पहचानने में भी दिक्कत होगी। और दूसरी बात है, जिस दिन आप लगभग 70 दिन पे हम पत्ते काट देते हैं, जो बीज वाली फसल है, उस दिन तो हमारा जो उसके डंठल हैं, उसका पौधा इतना मजबूत होगा, जब उसको काटना ही है, हमने फालतू खाद क्यों दे के इतना उसको तकड़ा करना। आप कोई और बात तो नहीं सर? मैंने एक और बात आपसे इनको कहना था कि जो ये आपकी जो मिट्टी चढ़ाने का टाइम है वो ज़्यादा लेट ना करें। अच्छा। क्योंकि उससे अगर जैसे पौधा आपका 5-6 इंच से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो आपकी जो इसके टाइम मिट्टी चढ़ाने के टाइम टूटते हैं, पौधे को डैमेज होता है। अगर बड़ा पौधा हो जाएगा तो जो रिजर के फर्रे उसको लग के उसका डैमेज भी करेंगे। और ये भी लोग कहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक साहबान हैं, कि अगर वायरस किसी एक पौधे में है तो मशीन चली और एक पौधे से दूसरे पौधों को टच करती हुई गई तो वो इस तरह से वायरस का फैलाव भी हो जाता है।
कि एक वायरस वाले पौधे को टच किया मशीन ने, फिर दूसरे को किया जो तंदुरुस्त था, उसमें भी वायरस जा सकता है, फिर तीसरे में तंदुरुस्त। तो इसलिए उसी इतने बड़े पौधे पे मिट्टी चढ़ा दें कि ज़्यादा आपकी मशीन टच भी ना करे और पौधा छोटा भी ना हो, है ना। हाँ जी सर। अभी पंजाब में क्या है कि कई लोगों की लेट बिजाई होगी, तो जिस दिन वो मिट्टी चढ़ाएंगे पौधे बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, वो मिट्टी में वैसे दब जाएंगे सर। हाँ, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत दूसरा अच्छा। सर हम 2-3 दिन बाद में इसके जो आगे पानी अच्छा, भी, हाँ, पानी अब अगला पानी कब लगे, मिट्टी हाँ चढ़ने के बाद पानी कब लगेगा? सर ये पानी हम 3-4 दिन के बाद देना शुरू करेंगे इसमें। ठीक है। 2-3 दिन तक ये मिट्टी मतलब बिल्कुल एकदम पैक रहती है, नीचे से जो पूरी नमी वाली मिट्टी हाँ, ऊपर आ जाती वो आ है, जाएगी। तो 2-3 दिन के बाद हम इसमें पानी देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 25-26 दिन पे आपने ये काम कर दिया, 28-29 दिन पे जाके पानी लग जाएगा। ये बात कर रहे हैं 29 दिन बिजाई के बाद, 29-30 दिन पे। तो उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर आप खेत में चल सकते हैं। तो वो क्या होगा 5-6 दिन वाला प्रोसेस भी बता दें। वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रोसेस है बीज की फसल के लिए, वो काम है रोगिंग का सर। तो हमारी पहली रोगिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो हम रोगिंग मतलब बीमार और मिक्सचर, जो मिक्स किसी और वैरायटी के पौधे निकालने, उसको बोलते हैं ये लोग रोगिंग, जहाँ खेत की सफाई भी बोलते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। वो जब होएगा तो सर फिर हम इनको दिखाएंगे। तो 35-40 दिन के दरमियान आपका पहली रोगिंग का समय आ जाएगा। किसान भाइयों, हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे भी और मैडम से बात भी करेंगे। और मैं आप सबकी तरफ से मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हमारी बेनती पे ऊपर हमने इनको रिक्वेस्ट की थी, इनका काम बहुत रहता है कि आप अब हर जो भी हो रहा है हाँ आपके साथ, किसानों के साथ साझा करें, ताकि आपका भी जो बीज की क्वालिटी अच्छी हो जाए। और दूसरी बात ये है, मैं आपसे विनती ये करूँगा कि जो आपके जो घर में लेडीज़ हैं ना, औरतें हैं, उनको भी मैडम की ये वीडियोस दिखाएं, तो वो भी, उनकी भी दिलचस्पी खेती में बढ़ सकती है, क्योंकि ये भी गांव से उठ के मैडम आई हैं तो यहाँ पे बहुत शानदार काम कर रही है। तो इसी तरह जो आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो भी आपकी खेती में आपका हाथ बटा के खेती को बहुत बढ़िया कर सकती, ख़ास तौर पे अगर आलू के बीज की बात करें। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर 8-10 दिन बाद फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।